नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद भी समय निकल गया है, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं और अब वे मानते हैं कि भारत का विभाजन एक गलती थी। भागवत किशोर क्रांति हेमू कालानी के जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से सिंधी समाज के लोग शामिल हुए थे। भागवत ने कहा कि अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत से अलग होने के 7 दशक बाद भी पाकिस्तान में दुख है, जबकि भारत में सुख है। अमर बलिदानी हेमू कालानी के जयंती पर आयोजित समारोह में सिंधु समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हमको नया भारत बसाना है। भारत खंडित हो गया है। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके लोग ये कह रहे हैं कि गलती हो गई, अपनी हठ धर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, संस्कृत से अलग हो गए। क्या वे सुख में हैं? उन्होंने आगे कहा कि ये भारत सुख में है और वहाँ पाकिस्तान दुख में है। भागवत ने कहा जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता और जाता रहता है। भारत को बसाना है। भारत खंडित हो गया तो खंडित शरीर तो रह नहीं सकता ना, जोड़ना पड़ता है। तो हमने उस भारत को अपने पैरों तले से छोड़ दिया, इधर चले आए। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम मन से उसको छोड़े। ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है। इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता, क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था और उसके पास केवल 3 महीने थे। तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता। ऐसा ये विभाजन है और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई। ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। वो सही है और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है। जो अभी वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमृतपाल सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह की खालिस्तान की बात करने की हिम्मत कैसे हुई। सीएम ने कहा कि अमृतपाल कहता है कि पीएम मोदी और मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अमृतपाल के खालिस्तान की मांग करने की हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि देश में इस तरह का माहौल बन गया है। खालिस्तान में नया आदमी आ गया, अमृतपाल जी, पता नहीं क्या नाम होता है। वो कह रहा है अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूं? हिम्मत किया, कोई हिम्मत क्यों हुई है? इसलिए हुई है आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं? अब पूछिए बाबा, आज कोई धर्म के नाम पे लोगों को खुश करना असल काम है। आज अगर असल काम होता है, आपको गिराना पड़ता है। तो बिल्डिंग बनानी हो,
समय सामने रखता है। ये ना हो उड़ेल भेजो, वो मोदी जी को योगी जी भेज रहे हैं गुजरात के अंदर, सब खोल सकते हैं। तोड़ना आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। इस प्रकार का था ना, अमृतपाल नहीं, अमृतपाल जो भी है उनकी हिम्मत होगी बोलने की। आप हिंदी राष्ट्र की बात करते हो देखेंगे। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। स्मृति ने ममता बनर्जी पर जुलूस के दौरान पथराव करने वालों को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेंगी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि ये पहली घटना नहीं है जो ममता के कार्यकाल में हुई है। इससे पहले 2022 में लक्ष्मी पूजा पर जब दलित पूजा कर रहे थे तो उन पर हमला किया गया। उस समय भी वो चुप थी। दरअसल रामनवमी के जश्न के बीच हावड़ा में दो गुटों के बीच झड़प हुई, कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। जुलूस के दौरान दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल आ रहे हैं। सुबह 9:30 बजे उनका विमान भोपाल के राजा भोज विमान तल पर उतरने की बात कही गई थी। पीएम मोदी का भोपाल में व्यस्त कार्यक्रम है। वो पहले यहां सैन्य कमांडर्स की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उसके बाद में एमपी की पहली वंदे भारत ट्रेन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और अफसर तैनात किए गए हैं। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़े तालाब से लेकर पूरे मार्ग पर कैमरों से पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। पीएम मोदी भोपाल एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पहुंचेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से लाल परेड ग्राउंड पर उतरेंगे। यहाँ 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। पीएम मोदी लाल परेड ग्राउंड से कार से कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह पहुंचेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जनसभा में हमला बोला है। जेपी नड्डा ने राहुल को अहंकारी बताया है। साथ ही कहा है कि आज के दिन हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया और छोटे से कमरे में कार्यालय चलाते रहे, दरियों पर बैठकर कार्यालय की रचना करते रहे। आज उनके तप के कारण हमें ये भव्य दिव्य कार्यालय मिले हैं। आज उन्हें याद करना हमारा परम कर्तव्य है। इसी बीच नड्डा ने बीजेपी कार्यालय के बारे में कहा कि ये बीजेपी के कार्यालय नहीं, ये संस्कार केंद्र है। ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये हमारे सपनों का विस्तार है। ये हमारे कार्यकर्ताओं के विचार का विस्तार है। लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, यह हमको ध्यान में रखना है और हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। टारगेट के लिए हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक आर्थिक तस्वीर भी रखना चाहता हूं। इंडिया के ग्रोथ रेट 2022 में इंडिया 6.8% पर खड़ा है, वहीं कनाडा 3.3% पर खड़ा है, चाइना 3.2% पर खड़ा है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1.6% पर खड़ा है। रशिया 3.4% पर खड़ा है। यानी स्पीकर सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा के अंदर अपनी उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि 29 मार्च को मैंने स्पीकर का पदभार संभाला था। सभी राजनीतिक दलों ने मेरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में विधायिका को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए है। जनप्रतिनिधियों को देश के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। महाना ने कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका की अलग शक्ति होती है। विधानसभा के हाईटेक होने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हर सीट पर टैबलेट लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के स्पीकर हमारी विधानसभा देखने आ चुके हैं। विधानसभा सुंदर दिखे, इसको लेकर कई कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा गैलरी में शहीदों की तस्वीरें लगाई गई हैं। विधानसभा के अंदर मैंने सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया। वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के हालातों पर चर्चा की। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि चिंता की बात नहीं है। सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
हमारी इसको लेके पूरी तैयारी है। वैसे तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम अभी केसेस हैं और कोई सीवियरिटी भी नहीं है, लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 7,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें आईसीयू भी हैं। 7,986 बेड्स हैं, जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड हैं। 66 आरटीपीसीआर के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशिएंट क्षमता है। लगभग 4,000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है। वहीं योगी सरकार के निर्देश पर रायबरेली के राजकीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड परिसर में आयोजित जिले के दिव्यांग लोगों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरित की गई है। कार्यक्रम में सदर विधायक अदिति सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अदिति सिंह ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों की सेवा के लिए संकल्पित है जो समाज के अंतिम छोर पर हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी कार्य के लगातार काम किए जा रहे हैं और जनपद रायबरेली में उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर 206 दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल का वितरण कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 65 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, 12 दिव्यांगजनों को कान की मशीन और 49 दृष्टिबाधी दिव्यांगों को स्मार्ट केन वितरित किया गया। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार अपने ज़िले के और मेरी विधानसभा के जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, स्मार्ट केन एवं हियरिंग एड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे ज़िले की सीडीओ साहब एवं हमारे सदर की एसडीएम साहब, हमारे जिला दिव्यांगजन अधिकारी एवं समस्त प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी रहे हैं और काफ़ी जनमानस को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और हमारे दिव्यांगजन के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में एक महिला ने सीएम योगी से आवास के लिए गुहार लगाई। इस पर उन्होंने कहा कि निराशा या परेशान ना हो, सरकार उनके लिए जल्द ही आवास की व्यवस्था कर देगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में कोई भी गरीब बेघर नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क, आवास, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने शानदार काम किया है। फिर भी यदि किसी को इन सुविधाओं को लेकर कहीं कोई समस्या है तो उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन्हें आवास की समस्या रह गई है उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कहीं किसी गांव मोहल्ले में सड़क की दिक्कत रह गई है तो वहां सड़क मरम्मत या निर्माण कराया जाएगा। बिजली के बकाया बिल भी बोझ नहीं रहेंगे, पुनरीक्षित कराकर किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। वहीं बंगाल और महाराष्ट्र में रामनवमी के एक दिन बाद शुक्रवार को फिर हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने हावड़ा और संभाजीनगर में मंदिरों पर पत्थरबाजी की। देश भर में गुरुवार को रामनवमी के मौके पर राज्यों में हिंसा और आगजनी की खबरें भी सामने आईं। गुजरात के बड़ोदरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर और लखनऊ में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। अब तक 3 राज्यों में हिंसा के केस में 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और बंगाल में 36 लोग शामिल हैं। पुलिस इन इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। अभी हालात सामान्य है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पहले ही चेताया था कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा न ले जाएं, लेकिन बीजेपी के लोग जानबूझकर इन इलाकों को टारगेट करते हैं। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कायर हैं, वो दिल्ली विधानसभा में प्रतिरक्षा के घूंघट के पीछे छिपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोल रहे हैं, वो मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर उन पर भ्रष्टाचार का एक भी केस है तो वो अरविंद केजरीवाल इसे साबित करें। अगर वो नहीं साबित कर पाते तो उन पर भी वैसा ही मुकदमा चलेगा जैसा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर चल रहा है। Defamation case, but Arvind Kejriwal, like a coward, he spoke inside assembly. So let him come to Assam on 2nd
and say that there is a case against Himanta Biswa Sharma. I will sue him right away. But he spoke that within the assembly, I challenged them to show a single case against me. Where? Which case? Which case is there against me? So let Kejriwal come on second, speak against me a single word that I am corrupt, and next day I am going. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देखिए, सदस्यता की कोई चिंता नहीं है, आरोप बेबुनियाद लगाया गया है। जिन लोगों का नाम लिया उन लोगों ने कोर्ट में कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया, दूसरे ने दाखिल किया। पिछड़ों का अपमान हो रहा है। जो मुकदमा दाखिल किया गया है वो खुद बयान हल्फी दिया है कि हम पिछड़े वर्ग से नहीं हैं। सदस्यता की कोई चिंता नहीं है, आरोप बेबुनियाद लगाया गया। जिन लोगों को कहा, उस जिसका नाम लिया, उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दाखिल नहीं किया, दूसरे ने दाखिल किया कि पिछड़ों का अपमान हो रहा है। और जो मुकदमा दाखिल किया है वो खुद अब बयान हल्फी दे रहा है कि हम पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। और पिछड़े की आप बात कर रहे हैं तो अभी हमारे नेताओं ने कहा, आपने भी सुना होगा कि लालू यादव के परिवार के साथ कर रहे हैं आप जो जाति, वो पिछड़ा नहीं है। कर्नाटक में आपने डी कुमार के खिलाफ, वो पिछड़े नहीं है। अभी अखिलेश ने कहा कि उनके बंगले को गंगा जल से धुलवा गया तो वो पिछड़े का सम्मान किया गया। पिछड़ों को आरक्षण आपने नहीं दिया, ये पिछड़े वर्ग का विषय नहीं है। और अगर मैं ये कह दूं कि गांधी जी को आपने मरवाया। वहीं गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के तहत जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान और महानगर अध्यक्ष आशुतोष कुमार दुबे और पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर गोरखपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के क्वालिफिकेशन को लेकर है, जिसमें मोदी की तानाशाही रवैया को दिखते हुए राहुल गांधी ने मोदी जी से 3 सवाल पूछे और जिनमें एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। इनके आवाज को बताने के लिए आवाज इनकी बुलंद रहेगी। राहुल गांधी की लोकतंत्र की हत्या होना मतलब सभी की हत्या है। लोकतंत्र में आवाज ना उठना, लोकतंत्र में आप पहले हमारी बात सुनिए। लोकतंत्र में हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, लोकतंत्र में हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। राहुल गांधी जी अपनी आवाज नहीं बोल सकते हैं। जनता, गरीब, दुखिया, मजदूर, दलित, युवा, बेरोजगारों की आवाज उठाने वाला एकमात्र इकलौता राहुल गांधी है जो जनता के बीच में है और उसकी आवाज को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दबाना चाहते हैं। इनके अडानी और अंबानी यही 2 मित्र हैं। अडानी पर हमला मतलब देश पर हमला ये बताते हैं। बताइए ये कहाँ का अन्याय है? तो ये कहाँ तक उचित है जिस तरह से किसी के सामने को लेकर के। राम नाम का मंत्र लेखन से नारायण पांडे के जीवन पर प्रभाव पड़ा है, कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। बता दें कि नारायण का कहना है कि जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, सच्चे श्रद्धा से अपने इष्ट देव या आराध्य भगवान की आराधना करता है या अनुसरण करता है तो चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे जो चाहे वो मिल जाता है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो धर्म क्षेत्र में ही अलग ही अपनी पहचान बनाकर रखते हैं। वहीं नारायण पांडे ने कहा, इस लेखन से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा जीवन पहले से अच्छा नहीं चल रहा था, निराशा में गुजरता था, लेकिन जब से राम का नाम मंत्र जाप करते हुए मंत्र लेखन करता हूँ, मुझे दिव्यता और अपार शक्ति और अपार ऊर्जा संचार होती है और चारों ओर ईश्वर की अनुकंपा, कृपा महसूस होती है और परिवार में सुख, शांति, चैन का माहौल बना हुआ है। जो पिछले 12 साल 2 महीना से लगातार श्री राम का जाप लिखते हुए आज तक यानी कि 29/3/2023 तक उस 12 साल 2 महीना के दौरान 62,31,400 बार श्री राम का जाप कापी में लिख चुका हूँ। इसके लिए मुझे 410 नग पेन और 427 नग कापी का इस्तेमाल। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।